उपन्यास और कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 4। जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े से सहन के बीच का दरवाजा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़ी हुई एक सोफा पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। होठों पर एक लिपस्टिक की हल्की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नजदीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पेंट। वह आई निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तबालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतने अपनापन से सहानुभूति दिखाए और माफी मांगे तो उसके आगे कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। लेकिन चंदर की एक आदत थी, वह चाहे कुछ न हो, कम से कम इतना वह अच्छी तरह जानता था कि नारी जात से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़ कर। इस वक्त वह जानता था कि इस लड़की से वह जितनी भी सहानुभूति चाहे ले सकता है, अपने अपमान के हर जाने के तौर पर। इसीलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस्टर क्रूस, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर अभी तक जैसे जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, देखूं। और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दी। लाइए, लोशन मल दूं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी, चंदर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक कपूर ने चाहे शरारत में कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर पाई। और फिर 6 बरस से 60 वर्ष तक की कौन सी ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है, उसने विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से कहा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागजों पर नजर गड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं सीनियर कैब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी में गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रूज क्यों लिखती हैं? और फिर मिस? क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज को फिर तह करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई हैं ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करती थी। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सिलोन गए थे। वह लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। वह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बाल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपने पत्नी की तरफ ज्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी अंगुलियां जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों को देखकर हंस पड़ी। वह घर आई बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गया और उस दिन से इन लोगों ने जो खटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। कर दिन भर उन्हीं गुलाब के पेड़ों के बीच में बैठा करता था जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था।
2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया, वह मर गई और तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलें। चलिए, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजी ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार करके वे लोग स्टडी रूम में पहुंचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी और कोने में 4 मेजें लगी हुई थी, जिसमें कुछ वस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी में नीचे के खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ कीजिएगा मिस डिक्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानती, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर सुकना ने हम लोगों के बारे में नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताजुब है, पम्मी बोली। आपने ट्रिनाली डिक्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज, जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी। वह तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे। और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी, जो एक काश्मीरी ईसाई महिला थी। इसी कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर है ना, वे हमारे खानदान के रिटेनी थे और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई थी। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई, उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा। लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा, यह लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में उतनी ही नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी और तेज इतनी कि उसने 1 घंटा में लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। ठीक 1 घंटे बाद उसने अपने टाइपराइटर बंद कर दिया और बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटखाने के बाद वह कुर्सी खिसकाकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा बिना चाय के। पम्मी एक अल्हड़ बच्चे की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकालकर उनकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर बाद पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताजुब है, आपकी इजाजत हो तो मैं सिगरेट पी लूं। क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना मेरे लिए संभव नहीं। घर में अकेली रहती हूँ, सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई क्यों नहीं जारी रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना कि किताबों से मुझे शौक नहीं बिल्कुल, पम्मी बोली। और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने कमरे में बंद रही। मैं और बर्टी, सिर्फ बर्टी से बात करने का मौका मिला। बर्टी मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा। कहीं कोई तकल्लुफ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसीलिए मैंने अपने को बंगले में ही कैद कर लिया है। अब आप ही हैं, आज पहली बार मैंने देखा है आपको। मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भले मानस न हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात हो तो? कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भल मानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज्यादा पसंद करूं? तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी न मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली। नहीं मिस डिक्रूज, नहीं, आप पम्मी कहिए, डिक्रूज नहीं। पम्मी सही, आप गलत न समझे, मैं मजाक कर रहा था, कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था
यह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्टी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरपा लिए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बर्टी के कंधे पर एक हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बर्टी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंखें खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, पम्मी, तुम नाराज हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। अच्छा, धन्यवाद पम्मी, अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पड़ रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था, वह आई थी और पूछ रही थी, बर्टी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली कि कहीं मेरी आंखों का पीलापन न देख ले। मैंने कहा तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा कहाँ चली, तो बोली सार्जेंट के साथ, जरा क्लब जा रहे हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर अस्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंख का इशारा करते हुए कहा, हाँ, हमसे मिली थी वह, लेकिन बर्टी वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। हाँ, तब? बर्टी की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टी के एक गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा? मुस्कुराहट से बर्टी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धंस गई और दांत बाहर झलकने लगे। क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, एक गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों में नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं गुलाबों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी गुलाब में तो नहीं मिली? तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चों के से भोले विश्वास के स्वरों में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बर्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया था। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, चंदर ने कहा। गुनाहों का देवता आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।